स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों, हमने यूनाइटेड नेशंस के जितने भी प्रमुख अंग थे उसके बारे में समझा। अब हम करेंगे जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और मुख्य रूप से आसियान, यूरोपीय यूनियन, ब्रिक्स और सार्क, ठीक है, इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। तो इनका हम अध्ययन करेंगे। और साथियों, आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आप लोगों को मैं विश नहीं कर पाया, तो उसका एक्चुअली जो आप मेरा पीछे जो वीडियो देख रहे थे पिछले एक हफ्ते से, वो रिकॉर्डेड था। और मैं CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का PhD स्कॉलर हूँ, और वहाँ पे VSSD कॉलेज के अंदर में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो इस दौरान कुछ मेरे अपने भी कार्य थे और उन बच्चों को भी पढ़ाना था, तो इस वजह से आपको मैं कोई विश नहीं कर पाया। तो सारा एक हफ्ते का रिकॉर्डेड वीडियो था वो सारा जो आपने देखा। रिकॉर्डेड तो वैसे सारे ही हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं कि मैं लाइव आपके संग नहीं कर सकता, और मैं तब तक लाइव नहीं कर सकता जब तक मेरे पास 1000+ सब्सक्राइबर ना हो जाएं। जब तक मेरे पास 1000+ सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं लाइव नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये सबसे माइनस पॉइंट है मेरा, ठीक है। लेकिन ठीक है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो ये भी जल्द अचीव हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा ये। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 2023 के अंदर में ये बहुत खास है। खास इसलिए है कि एक तो फरवरी और मार्च में ही क्या होने जा रहा है, नेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। दूसरा जून में होगा, ठीक है, और तीसरा दिसंबर में होगा। 2023 में 3 टाइम एग्जाम्स होगा, 1 2 3, ठीक है, एक बात। दूसरा 2024 में क्या है, इलेक्शन है ना, इलेक्शन है आपका लोकसभा का। तो क्या होगा दोस्तों, वैकेंसी भी खूब आएंगी, जॉब्स खूब आएंगी, जॉब खूब आएंगे, ठीक है ना। चाहे वो आपका PGT का हो, चाहे आप वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, प्रोफेसर का, ठीक है ना, प्रोफेसर का, ये नौकरियां खूब आएंगी। TGT, टेट, ये सब खूब होगा, DSSB। तो इस तरह वाली नौकरियां खूब आने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं। तो 2023 बहुत खास होने वाला है। आप लोगों के पास भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अपनी तैयारी मजबूत कीजिए और क्या कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए इस अपॉर्चुनिटी का, ठीक है ना। 3 बार नेट का एग्ज़ाम पिछले आप देखते हो, 2020 में एक बार हुआ, 2021 में एक बार हुआ, 2022 में एक बार हुआ, लेकिन अब क्या है, 3 टाइम होगा, 3 बार होगा। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसका फ़ायदा उठाएं और अपने सपनों को पूरा करें, है ना, अपने सपनों को पूरा करें। और मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जल्दी अगले 7-8 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल थ्योरी एंड रिलेशन, ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। 2 से 5 क्लास के अंदर मैं सारे क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, क्वेश्चन, ठीक है ना। PYQ होगा जिसमें, और MCQ होगा, ठीक है ना, MCQ। तो ये आपका अगले 12 से 15 दिन के अंदर में, ठीक है ना, 12 से 15 दिन के अंदर में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम नया वो चालू करेंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मुझे कमेंट करें कि अगली यूनिट कौन सी होनी चाहिए, अगली यूनिट कौन सी होनी चाहिए, ठीक है ना, कौन सी यूनिट होनी चाहिए अगली जो मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। मैं भी आप लोगों का देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या इंटरेस्ट है और आप कहाँ तक इसको वो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो जो बात हो गई। तो ये आसियान में आप लोगों को आज कराने वाला हूँ, ठीक है। और आप में से जो भी नेट, सेट, JRF, PGT, सेट, ठीक है ना, सेट 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं। MA कर रहे हैं किससे, पोल साइंस से। BA कर रहे हैं किससे, पोल साइंस से।
और जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है ना, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, इस तरह का आता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अदरवाइज इस वीडियो का आपके लिए कोई लाभ नहीं होगा। तो आप अपना समय बेकार ना करें, आप कोई और दूसरी अपने लिए उपयोगी वीडियो देख लीजिए। और अगर आप लोगों को और आप लोग अगर इससे संबंधित हैं, ठीक है ना, इससे संबंधित हैं, चाहे नेट हो, सेट हो, जेआरएफ हो, पीजीटी हो, एमए हो, बीए हो, कंपटीशन एग्जाम हो, डीएसएसबी हो, टीजीटी वगैरह हो, तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। और फिर लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने साथियों को भी शेयर करें, उनसे कहें कि भाई आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सर विजय सर, ठीक है ना, विजय सर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। आपको नोट्स भी मिलेंगे, PYQ भी होगा, MCQ भी होगा, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बार नक्शा देख लीजिए, ठीक है ना, आसियान देश कहाँ पे हैं, तो आपको एक बार अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या बोलते हैं आसियान देश दरअसल है कहाँ पे। तो आसियान देशों की जो सिचुएशन है ना, वो यहाँ पे आपकी ये सारे हैं, ठीक है ना, ये सारे देश हैं जो आपके मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सारे हैं आपके, इनकी सिचुएशन है, ठीक है। और हम इनको और अच्छे से आप समझने वाले हैं, ठीक है। नक्शे में एक बार आप देख लेते हो तो आप लोगों को क्लियर हो जाता है कि भाई कहाँ पे है। तो कल को अगर आप मान लो जैसे कोई क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान से संबंधित नहीं है, और उसमें एक देश ये बोल दे भाई कनाडा, बोल दे कनाडा, तो आप कहोगे यार कनाडा तो उत्तरी अमेरिका के ऊपर है, यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपरी वाला हिस्सा जो है कनाडा का है, वो इसमें हो ही नहीं सकता। तो नक्शे से भी आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। या पूछ ले मंगोलिया, कोई एक नाम ऐसा डाल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है, लीबिया डाल दे, अल्जीरिया डाल दे, तो आप लोग आपको अगर नहीं भी याद होगा ना, तो आप इस नक्शे से ही पता कर लोगे कि हाँ यार वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस तरफ है ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, नक्शा जरूर देखना है। तो आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है साथियों। तो मेरी तरफ से प्रोफेसर की क्लास, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, अब ज्ञान गंगा नहीं रहा ये, अब ये ज्ञान गंगा नहीं रहा, ठीक है ना। लेकिन जो मेरी जो बेसिक जो कंपनी है, जो मूल है, वो अभी भी गंगा है, ठीक है ना, गंगा है। गंगा के नाम से ही मेरी कंपनी का नाम है, गंगा इंटरप्राइजेस, ठीक है। और आपका यूट्यूब, सॉरी, जो टेलीग्राम है वो भी ज्ञान गंगा नेट JRF है। और आपका ये प्रोफेसर की क्लास है, ठीक है ना। तो गंगा का ही ये पार्ट है, एक प्रोफेसर की क्लास, अलग अलग नाम से मैं इसमें आपका सब कंपनीज होती हैं, या सब इंस्टीट्यूट्स, या सब पार्ट जो होते हैं ना, वो है। तो ठीक है, तो प्रोफेसर की क्लास से आप सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आसियान क्या है दोस्तों, ठीक है ना। तो आसियान दक्षिण पूर्व 10 देशों का क्या है, संगठन है। एक दक्षिण पूर्व 10 देशों का ये एक संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दोस्तों, क्या बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आसियान जो है की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में है। तो दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं, ठीक है ना, कि स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखना कि 8 अगस्त 1967 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान के संस्थापक देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये बात याद रखना, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, निम्न लिखित में से कौन आसियान के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा।
तो आप याद रख लेना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ये संस्थापक में से हैं, ठीक है ना। इनमें से कोई एक नाम डाल दे, है ना, कोई भी नाम एक डाल दे तो ये संस्थापक सदस्यों में से नहीं है साथियों, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या ऐसे ही बनते हैं। और बाद में आसियान के सदस्य बनने वाले देश हैं ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये क्या है, ये बाद में बने थे, ठीक है, 1 बाय 1 बने थे, लेकिन ये जो है ये मूल सदस्य हैं। आसियान यूरोपीय संघ की तर्ज पर एकल विदेश नीति, मतलब हम सब लोगों की, ये भी जो 10 देश हैं इनकी एक विदेश नीति होगी। क्या होगी? एक विदेश नीति होगी। एकल व्यापार नीति, मतलब हम सारे देश, है ना, ये 10 देश जो हैं, ये 10 के 10 देश जो हैं, आसियान का जो संगठन है, ये क्या होंगे, एक विदेश नीति अपनाएंगे। मतलब अगर किसी देश के संग विदेश संबंध स्थापित करने तो हमारी एक क्या होगी, एक ही विदेश नीति होगी, एकल परिवार नीति होगी और एकल रक्षा नीति अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जैसे एक परिवार की तरह, एक परिवार होता है ना, परिवार, ठीक है, इसमें जैसे एक दादा हो गए, दादा, ठीक है ना, दादा दादा दादी, फिर इनके 4 बेटे हो गए, ठीक है ना, 4 बेटे, रमन, राम, श्याम और कमल, ठीक है, ये हो गए 4 बेटे हो गए। अब इन 4 की भी फैमिली है, ठीक है ना, इनकी पत्नी भी है, ये है रानी, मीना, ये कौन है, श्याम का राधा, नहीं, हाँ राधा, कमल का शिखा, शिखा, ठीक है, और इनके भी अपने बेटे हैं, ठीक है ना, जतिन, 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 सुलेखा, सुलेखा, ठीक है। इनका एक ही बेटा है, जीतू, इनका है पवन, शेखर, नयन, इसके 3 बेटे हो गए, ठीक है ना। इनका 2 बेटा है, रामू, काजल, ठीक है। अब ये देखो कितना बड़ा है, ठीक है ना, ये एक परिवार हो गया, ये 2 परिवार हो गया, ये 3 परिवार हो गया, ये 4 परिवार हो गया ना, 4 परिवार। लेकिन इन लोगों को जब भी कुछ डिसाइड करना होता है ना, है ना, जैसे किसी दूसरे परिवार के संग संबंध बनाना है, इसको संबंध बनाना है इसको, लेकिन इनकी नीति क्या होगी, एकल होगी। अगर ये जुड़ेगा तो ये भी जुड़ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है ना। इनके दादा का नाम क्या है, काम, कामरान, कामरान, ठीक है ना, कामरान, क्या है, अगर ब्राह्मण जुड़ना चाहेगा तो अपने दादाजी जी से बात करेगा, दादाजी जुड़ जाएंगे तो ये सारे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, ये सारे जुड़ जाएंगे। और अगर इसने मना कर दिया ना कि नहीं जुड़ना है तो फिर सारे मना कर देंगे। अगर ये कहेगा कि हमें क्या करना है, एक कार खरीदनी है, क्या करना है, हमें एक कार खरीदनी है, ठीक है ना, व्यापार करना हो गया, कार खरीद रहे हैं, है ना, तो सब राजी होंगे, सब राजी होंगे, एक नीति बनाएंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। किसी से झगड़ा करना है, झगड़ा करना है तो एक आदमी का झगड़ा, मतलब कामरान अगर ने हाँ कह दी कि हाँ भाई झगड़ा उसको करना है, उसको पीटना है, तो फिर सारे राजी हो गए, क्या हो गए, सारी राजी हो गए। और इसने ना कह दिया तो सारे मना कर देंगे, नहीं भैया झगड़ा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये चीज हो गई, ये एकल नीति होती है, मतलब सभी मिलके क्या करेंगे, एक नीति का पालन करेंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे, क्या करेंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे। तो मैंने आपको समझाने की है कि इसके 10 देश हैं और एक इन्होंने आसियान बना लिया है, उसके माध्यम से ये क्या करेंगे, किसी के संग व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, किसी के संग रक्षा नीति से संबंधित मामले पे चर्चा कर सकते हैं, अपनी विदेश नीति एक रखेंगे, ठीक है ना, किसी के साथ अगर कोई समझौता करना है, वो करना है तो वो सबकी एक ही मानी जाएगी, कोई अपना अलग से कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये है क्या है, एक विदेश नीति होगी, एक व्यापार नीति होगी, एक रक्षा नीति होगी, जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर होता है। उनको अगर किसी स्टेट के संग अगर व्यापार करना है तो उसको कौन डिसाइड करता है, यूरोपीय यूनियन करते हैं। आप आसियान में अगर घुस गए तो बेशक आप 1-2 दोस्तों से कर रहे हो, लेकिन बाकी देशों के लिए भी आपका रास्ता खुल जाता है।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये क्या है, तो एकल विदेश नीति, एकल व्यापार नीति और एकल रक्षा नीति अपनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इनके प्रयास दो तरह के साथियों, दो तरह के प्रयास हैं ये। एक तो आंतरिक प्रयास होता है, एक बाह्य प्रयास, ठीक है ना। आंतरिक प्रयास, आंतरिक प्रयास से तात्पर्य है कि भाई खुद को मजबूत करना। क्या? खुद को मजबूत करना, खुद को मजबूत करना। मतलब ये जो 10 देश हैं, ये इनसे मिलके आसियान बना है। क्या बना है? इनसे मिलके आसियान बना है। तो ये अपने आप को और मजबूत करने के लिए अंदरूनी तौर पे जो कार्य करता है वो कहते हैं, वो आंतरिक प्रयास होते हैं। हो सकता है कि ये और ज्यादा क्या करें, आपस में संधियां कर लें, 10 देश आपस में और ज्यादा क्या बोलते हैं, अपनी संख्या का इजाफा करें, ठीक है ना। हो सकता है व्यापार को लेके कोई ये 10 कुछ आपस में डिसाइड करें। हो सकता है एक मुद्रा बना लें, एक मुद्रा डिसाइड कर लें कि भाई हम 10 देशों की एक मुद्रा होगी, ठीक है ना। तो हो सकता है कि भाई ये आपस में ये करें कि भाई हमारे ऊपर अगर कोई आपदा आती है, कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिलजुल के कार्य करेंगे। तो ये क्या हो गया, आंतरिक प्रयास हो गया, अंदरूनी तौर पे क्या प्रयास कर रहे हैं। और बाह्य प्रयास क्या होगा दोस्तों? बाह्य प्रयास से तात्पर्य है आसियान, ठीक है ना। आसियान हो गया ये बाहर वाले देशों के साथ या बाहर वाले संगठनों के साथ जो रिलेशन बनाता है, ठीक है, जो संबंध स्थापित करता है, जो समझौते करता है, उसको बाह्य प्रयास कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं? उसको बाह्य प्रयास कहते हैं, ठीक है ना। और दोनों का उद्देश्य, दोनों तरह के प्रयासों का उद्देश्य क्या है कि आसियान संगठन को जो रीजनल फॉर्म है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, चाहे वो आपका आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे सुरक्षा क्षेत्र में हो, हर जगह इसको और ज्यादा मजबूत करना, सशक्त करना, आसियान के सभी 10 देशों का क्या करना, विकास करना, ठीक है। तो ये इसके प्रयास है, आंतरिक प्रयास और बाह्य प्रयास। अब आंतरिक प्रयास कौन है? आसियान ने अपनी सदस्य संख्या 5 से बढ़ाकर अब कितनी कर ली है? 10 कर ली है, ठीक है ना। कितनी कर ली है साथियों? इसकी संख्या बढ़ाकर इसने 10 कर ली। पहले कौन कौन से थे इसके सदस्य देश? जो थे आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और बाद में जुड़ने वाले हैं ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो ये सारे देश बाद में इससे आसियान से जुड़ गए। तो एक आंतरिक प्रयास इन्होंने ये किया। दूसरा आंतरिक प्रयास किया इन्होंने, सन 1995 आसियान में रीजनल फॉर्म का गठन किया गया। किसका फॉर्म किया? एक रीजनल फॉर्म का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक विवादों को हल करना और आसियान में केवल आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हो, ठीक है ना। दोस्तों क्या होता था कि आसियान में जब ये 10 देशों की बैठकें होती थी, तो ये क्या करते थे, अपने राजनीतिक मुद्दों को वहां पे उठाया करते थे। और जबकि आसियान की जो स्थापना का उद्देश्य है वो क्या है आपका, एकल विदेश नीति, ठीक है ना। विदेश नीति के संदर्भ में, व्यापार में और आर्थिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना इनका उद्देश्य होता है। तो राजनीतिक मुद्दों को उठाना कि भाई क्या बोलते हैं कि अक्सर एक देश की सीमाएं दूसरे आसियान देशों में कई देशों की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, और समुद्री मार्ग अक्सर ये एक ही यूज करते हैं। तो कई बार इनके बीच में क्या होता है कि विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, राजनीतिक विवाद होते हैं। तो उन विवादों को क्या करना है कि रीजनल फॉर्म में, कि भाई इन 10 देशों के बीच में अगर भी कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो अपना रीजनल फॉर्म का जो गठन किया गया है उसके अंदर अपने राजनीतिक विवाद सुलझा लेंगे। आसियान में केवल आर्थिक मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि वो अक्सर जहां पे आसियान में राजनीतिक मुद्दे भी उठा दिया करते थे, तो वो नहीं है। आप क्या करेंगे, अब आप रीजनल फॉर्म का गठन किया गया है, आप वहां अपने मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे सॉल्व कीजिए, वहां पे अपने राजनीतिक मुद्दे उठाइए, वहां पे उनका फैसला होगा। आसियान में केवल क्या होगा, आर्थिक मुद्दों पे ही चर्चा की जाएगी। फिर उसके बाद 2000 में आसियान देशों के मन कॉनकॉर्ड संधि हुई, ठीक है ना। कोई सी कॉनकॉर्ड संधि हुई, ये इस तरह से है शायद। इस संधि के तहत वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में 2015 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना। मतलब मुक्त व्यापार से मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो नियम कानून है ना उनको हटा दिया जाए और मुक्त कर दिया जाए, ठीक है ना, मुक्त कर दिया जाए। ऐसा व्यापार जिसमें कम से कम बाधाएं हो, ठीक है ना। वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में 2015 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना, ठीक है ना। मुक्त व्यापार मतलब कि व्यापार में बाधाओं को कम करना, ज्यादा जितना हो सके उतना कम कर दो, ठीक है ना। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कितना, लेकिन जितना कम हो सके उतना कम कर दो, जितनी कम बाधाएं होंगी उतना मुक्त व्यापार आसानी से होगा, ठीक है। तो कॉनकॉर्ड संधि हुई थी।
और इसमें क्या लक्ष्य रखा था, आपसे पूछेगा कि भाई 2000 में जो आसियान के मध्य कॉनकॉर्ड संधि हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था या उस पर किस चीज पे बल दिया गया था, तो 2015 तक मुक्त व्यापार के क्षेत्र की स्थापना करना। ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन बन रहा है भाई। ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि कॉनकॉर्ड संधि के तहत किस किस विषय पर बल दिया गया, तो क्या बल दिया गया, वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में 2015 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना। इनको नोट कर लेना। आसियान देशों का आज आपसी कुल व्यापार 40% है, इन्होंने कॉमन नीति काफी हद तक अपनाई हुई है। तो ठीक है दोस्तों, ये बदलता रहता है हर वर्ष। अभी 40 है, ये जो होगा 2020 या 19 का डाटा होगा। अब इन्होंने बाह्य प्रयास कौन कौन से किए हैं वो देखते हैं दोस्तों। आसियान प्लस 3, इसके तहत 1997 से जापान, चीन और दक्षिण कोरिया, ठीक है ना, के साथ शिखर बैठकें कर रहा है तथा अनेक आर्थिक व्यापारिक समझौते भी कर रहा है। ठीक है ना, तो कौन कौन से आसियान प्लस में 3, एक तरफ तो आसियान हो गया और 3 देश हो गए, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। आपको याद रखना है, नक्शे से याद रखना है, तो आप नक्शे से याद करेंगे कि कहाँ कहाँ है, तो देख लीजिए एक बार। ये आसपास ही हैं, जापान, चीन और ये दक्षिण कोरिया। ठीक है ना, एक ही लाइन में ना, तो क्या हो गया, आसियान प्लस 3। ठीक है ना, आसियान प्लस 3 हो गया, ये हो गया। समझ में आ गया होगा आपको, आपको याद रहेगा ये लंबे टाइम तक। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि आसियान प्लस 3 कौन से वर्ष में था, तो 1963। और आसियान प्लस 3 में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। आसियान प्लस 3 में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, ये आएगा क्वेश्चन। लित नहीं है। और आपके पास ऑप्शन होंगे, 1 चीन, ऑप्शन 2 जापान, 3 दक्षिण कोरिया और ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, रूस होगा। 100%। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। और आपको याद रखना है कि रूस नहीं है, रूस शामिल नहीं है किसमें, आसियान प्लस 3 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आसियान प्लस 1 के अंतर्गत 2002 से भारत के साथ नॉन पेन कंबोडिया शिखर बैठक आयोजित कर रहा है। तो 2002 से ये क्या कर रहा है, आसियान प्लस में 1 के तहत, मतलब एक तरफ आसियान हो गया, एक तरफ प्लस में भारत हो गया, और इसके तहत 2002 से ये क्या कर रहा है, लगातार भारत के संग शिखर बैठकें कर रहा है, और वही आर्थिक और व्यापारिक समझौते इसके अंदर शामिल है। आसियान यूरोपीय संघ से भी कर रहा है भैया, आसियान यूरोपीय संघ के भी साथ भी कार्य कर रहा है 2007 से। तो ये याद रखना, कब से, 2007 से आसियान यूरोपीय संघ के साथ भी शिखर बैठकें कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, शिखर बैठकें कर रहा है, और वही आपके आर्थिक व्यापारिक समझौते इसके अंदर शामिल है। अब आसियान प्लस में यूएस से, ये भी आसियान प्लस में 1 के कैटेगरी में आता है 2013 से। तो क्या 2002, 2007 प्लस में 2013, ये 3 डेटें याद रखना। यूएसए के साथ शिखर बैठकें कर रहा है, इसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों पर आर्थिक व्यापारिक समझौते, ये हर मतलब ये इनका उद्देश्य ये होता है, आर्थिक व्यापारिक समझौते और ज्यादा सैनिक। ठीक है ना, सैनिक सुरक्षा संबंधी बस, और कोई खास मुद्दा नहीं होता है इनमें, यही सारी चीजें चलती हैं। तो क्या हो गया कि यूएसए के संग 2013 में, 2002 में किसके, पहले 1997 में किसके साथ, ये आपका आसियान प्लस 3। ठीक है ना, जिसमें जापान, चीन और दक्षिण कोरिया। ठीक है ना, कोरिया सी लिख देते हैं, या के होगा जो भी होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, 2002 के संग किसके कर रहा है, भारत के संग, आसियान प्लस में 1 किसके साथ, भारत के साथ, इंडिया के साथ। फिर उसके बाद 2007, ठीक है 2007 फिर किसके संग कर रहा है, आसियान प्लस में ईयू, यूरोपीय यूनियन। ठीक है, और फिर उसके बाद 2013 में किसके साथ कर रहा है, आसियान प्लस में यूएसए। तो ये आपको याद हो गया होगा, आपसे ये पूछ लेगा इसका क्रम लगाओ, क्या, इसका क्रम लगाओ। ठीक है, इसका क्रम लगाने के लिए बोल देगा, तो आपको याद रहना चाहिए, पहले इसने जापान, चीन और आपका
दक्षिण कोरिया के संग किया, फिर उसके संग भारत के संग आया ये, फिर उसके बाद यूरोपीय यूनियन के संग मिला और फिर यूएसए के साथ ये प्रयास कर रहा है। उसके बाद आ गया पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक है, इसको भी याद रखना। इसके साथ कौन देश हैं? चीन है एक तरफ, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, इसमें ये सारे देश शामिल है भाई। ठीक है ना। तो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, तो पूर्वी एशिया के देश इसमें ज़्यादातर हैं। आप देखोगे चीन भी आपका पूरब में है, जापान पूरब में, दक्षिण कोरिया पूरब में, भारत पूरब में आता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, ये सारे का है पूरब के देश हैं। इसमें यूरोपीय देश आपको एक भी नजर नहीं आ रहा, अफ्रीका का एक भी देश नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है? यूरोप और अफ्रीका के एक भी देश नहीं है इसके अंदर। तो क्या? पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। तो आपसे पूछ ले कि पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश, कौन सा देश नहीं सम्मिलित है, तो आप याद रखना कि आपका यूरोप और दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप का, ठीक है, यूरोप और अफ्रीकी महाद्वीप का इसमें कोई देश सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना। लैटिन अमेरिका जो नीचे वाला है उनका भी कोई नहीं है। ठीक है, उधर सिर्फ यूएसए है, फिर उसके बाद सारे इधर आ जाते हैं। ये देख लो कौन है? चीन है, जापान, दक्षिण कोरिया, तो ये आसियान प्लस 3 के तहत पहले ही कार्यरत हैं। ठीक है, भारत ये भी आसियान प्लस में 1 के साथ पहले ही से लगा हुआ है। न्यूजीलैंड एक एक्स्ट्रा आ गया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये इसके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो इसके पड़ोसी हो गए एक प्रकार से, आप देखेंगे तो कहाँ है? ये रहा, कहाँ है? ये इसके पड़ोसी हैं, ऑस्ट्रेलिया ये रहा और न्यूजीलैंड ये रहा। तो ये क्या है? ये तो इसके पड़ोस में ही है सारे के सारे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें क्या करनी है? समझनी है। कि एक बार आप समझ गए, ये देखिए, ठीक है ना। तो होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला खेल पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप आज जो आसियान है ना, विश्व का एक प्रमुख क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बन गया है। ठीक है ना, क्योंकि व्यापार खूब करता है ये, पूरे विश्व का 40% करता है ये। परंतु इसके सामने अब कई सारी समस्याएं भी हैं। ठीक है ना, कई सारी समस्याएं। इसके 5 सदस्य जो है ना, स्थिति में मजबूत देश हैं। ठीक है ना, क्या है? विकसित हैं, ये विकसित हैं। और 5 देश जो है ना, वो विकासशील है। ठीक है ना, विकासशील है, कमजोर है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो एक ये समस्या है कि जब विकसित देश होगा उसकी आवश्यकताएं दूसरी होंगी। ठीक है ना, विकसित देश की आवश्यकताएं दूसरी होंगी, जो विकासशील देश होगा उसकी समस्याएं अलग होती हैं। ठीक है, विकसित देश की समस्याएं, जो विकासशील देश की समस्याएं क्या होगी? गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगी। विकसित देश की समस्याएं, ये समस्याएं नहीं होती हैं। विकसित देश की और समस्या होंगी सुरक्षा, कि भाई हमें सुरक्षा मिले, हमारे ऊपर कोई आक्रमण ना कर पाए। व्यापार यार, हमें व्यापार चाहिए, हमें विदेशों के संग व्यापार होना चाहिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, तभी हम और ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। तो इसके बाद क्या बोलते हैं? अत्याधुनिक तकनीक चाहिए हमें, और अच्छी अच्छी तकनीक चाहिए। ठीक है ना। और क्या चाहिए हमें? वाहन यातायात या इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी सुविधा चाहिए। तो ये विकसित और विकासशील देशों में ये फ़र्क रहता है। विकासशील बेचारा खाने पीने में ही मर जाता है, उसको क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, यही तो बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है, रोजगार चाहिए, गरीबी से छुटकारा चाहिए, आपका क्या बोलते हैं, खाद्य सुरक्षा चाहिए। तो ये सारी, ये इस वजह से ये दिक्कत रहती है कि जो 5 देश तो बात करेंगे व्यापार के में, और उससे व्यापार करो, उससे व्यापार करो, हमें तकनीक चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ये सुरक्षा चाहिए। और जो 5 गरीब देश हैं वो क्या कहेंगे? भैया गरीबी की चर्चा कर लो, बेरोजगारी की चर्चा कर लो, ठीक है, हमें और कर्ज दे दो ताकि हम शिक्षा का स्तर ऊंचा कर सके। तो इससे क्या होता है? ये एक समस्या बनी रहती है इन देशों के बीच में। इन देशों के मध्य आपसी विवाद भी हो जाते हैं। अब भाई स्टेट टू स्टेट के अंदर विवाद है, जैसे प्रीत विहार मंदिर विवाद। ठीक है ना, प्रीत विहार मंदिर विवाद है किसके बीच में? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। तो आपसे ऑप्शन क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रीत विहार मंदिर विवाद किससे संबंधित है? थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई और इंडोनेशिया, मलेशिया, किसके मध्य है? तो आपको याद रखना है थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य क्या है? प्रीत विहार मंदिर विवाद है। और लिपिदान सिपिदान, ये द्वीप है ना, इनको लेके झगड़ा होता है किसमें? इंडोनेशिया
और मलेशिया के बीच में। तो इस तरह के झगड़े भी हैं, ये एग्जाम्पल हैं, और भी विवाद हो सकते हैं देशों के बीच में। तो आपसे अगर पूछे तो आप ये याद रखना, ये मुख्य विवाद है चीन के साथ दक्षिण चीन सागर को लेकर। अब ये क्या है, चीन तो है ही एक नंबर का चुट्टा है ना, चुट्टा हमारे देश का क्या बोलते हैं आपका, हड़प कर बैठा हुआ है। एक बहुत बड़ा भाग तिब्बत पे कब्जा कर रखा है, लद्दाख का काफी बड़ा हिस्सा ले रखा है ना। तो ये चीन, ये क्या है कि ये चीन सागर पे अपना हक बताता है। क्या होता है, चीन सागर को अपना हक बताता है और उसके द्वीपों पे अपना कब्जा करना चाहता है, ठीक है ना। और कब्जा कर लेगा तो इसकी तो साम्राज्यवादी नीति है। ये स्प्रेटली द्वीप को लेके ये दावा करता है कि ये स्प्रेटली द्वीप मेरा है। और इन समस्याओं के बावजूद भी आज की डेट में क्या है, आसियान जो है वो एशिया के दक्षिण पूर्व एशिया के समीकरण का प्रमुख आधार बना हुआ है, ठीक है ना। एक मजबूत संगठन बन के उभर रहा है, एक आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के क्षेत्र में एक काफी अच्छा वो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, भविष्य इसका अच्छा बन रहा है। भारत और आसियान संबंध, भारत आसियान की स्थापना के समय से ही क्या है कि आसियान का सदस्य बनना चाहता था। जरा एक सेकेंड, अब भारत के साथ संबंध में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब आपका भारत के साथ आसियान के संबंध वाला जो है ना दूसरी यूनिट, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति में ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कर लेना, आपको वहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत और आसियान का संबंध, भारत आसियान की स्थापना के समय से ही मधुर संबंध बनाना चाहता था, परंतु मलेशिया जैसे जो राष्ट्र थे ना के विरोध के कारण भारत और आसियान के मध्य संबंधों में कोई खास प्रगति नहीं हुई। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो थी 1991 में एलपीजी की नीति अपनाई, है ना। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, अपनाई और आसियान के साथ मधुर संबंध बनाने पर बल दिया। इसके तहत पूर्व की ओर देखो नीति चलाई गई, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लेकिन दोबारा भी आ सकता है, गारंटी नहीं है। पूर्व की ओर देखो नीति किसने चलाई, तो पीवी नरसिम्हा राव ने, ठीक है ना। यह नरसिम्हा राव ने 1991 में एलपीजी के तहत आसियान से संबंध बनाने के लिए कौन सी नीति चलाई, तो पूर्व की ओर देखो नीति चलाई, ठीक है। इस नीति के फलस्वरूप भारत आसियान संबंधों में कुछ प्रगतियां हुई। वो कैसे हुई, 1992 में भारत आसियान ये अभियान नहीं, आसियान का अर्ध संवाद सहभागी बना। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्यों, पूर्ण संवाद सहभागी बन गया ये, ठीक है। 1996 रिजल फॉर्म का सदस्य बना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना, ठीक है ना। ये 1997 में भारत आसियान के मध्य सांस्कृतिक डिजिटल सहयोग संबंधी समझौता हुआ। 2000 के अंदर भारत और आसियान की पहली शिखर बैठक नॉन पेन कंबोडिया में हुई। तो ये पहली बैठक है, ये फर्स्ट बैठक है, इंपॉर्टेंट है। पहली और लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो याद रखना कि भारत और आसियान की पहली शिखर बैठक कंबोडिया में 2002 के अंदर हुई, ठीक है। वर्ष 2009 में 7वीं बैठक भारत आसियान के मध्य चाआहुन थाईलैंड में हुई। इस बैठक में भारत आसियान ने वस्तु व सेवा के क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे क्या कहा जाता है, आइफ्टा कहते हैं, ठीक है ना। यह समझौता 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ। तो आप ये वाला इंपॉर्टेंट है भैया, ये याद रखना, समझना, ठीक है, कि भाई 2009 के अंदर में 7वीं बैठक हुई, कहाँ हुई, थाईलैंड। चाआहुन, ये चाआहुन नहीं पूछेगा आपसे, सीधे थाईलैंड का ऑप्शन होगा, ठीक है। थाईलैंड क्या बोलते हैं, कंबोडिया, इस तरह से ऑप्शन होंगे। तो आपको याद रखना है कि वर्ष 2009 के अंदर में 7वीं जो बैठक थी भारत आसियान के मध्य में थाईलैंड में हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, डिसाइड लिया गया था, इसमें डिसाइड किया था कि वस्तु और सेवा के क्षेत्र में हम क्या करेंगे, मुक्त व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर किया इन्होंने, जिसे एफ्टा कहा गया। और मुक्त व्यापार का मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वो होंगे जो नियम कानून है, ठीक है, उनको क्या कर देंगे, खत्म करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो क्या होगा, मुक्त व्यापार हो सकेगा, कोई अवरोध नहीं रहेगा। और ये 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ। उसके बाद भारत आसियान की 20वीं वर्षगांठ वर्ष 2000
1912 में दिल्ली में मनाई गई। तो ये भी याद रखना, ठीक है ना। 1992 में ये सफ़र चालू हुआ था। कब? 1992 में ये सफ़र चालू हुआ था और 2012 में इसको 20 वर्ष हो गए थे, तो 20वीं वर्षगांठ नई दिल्ली में मनाई गई थी। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मोदी युग चालू हो जाता है। क्या होता है? मोदी युग चालू हो जाता है। तो भारत आसियान की 12वीं बैठक ने पाई ते म्यांमार में वर्ष 2014 में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न मुद्दों पर बल दिया। कुछ मोदी जी आते हैं तो हर बार कुछ अलग करते ही हैं। तो जैसे ही आए इन्होंने, मोदी ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे को यूएनओ समुद्री अधिकार के तहत 1985 के तहत हल किया जाए। तो मतलब ये चाहते थे कि भाई मोदी जो यूएनओ है उसका कुछ समुद्री अधिकार के कुछ जो नियम है उसके तहत दक्षिण चीन सागर के मुद्दे को सोल्व किया जाए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे चीन चोट्टा है और चीन चोट्टे के संग जो है भारत का क्या बोलते हैं आपका, एक प्रकार से है 36 का आंकड़ा, है ना। भारत पे 1962 में हमला किया था, तो उसका अगर वो दक्षिण चीन सागर पे अगर वो कब्जा कर लेता है तो वहां से वो भारत के लिए हिंद महासागर उस तरफ पीछे की तरफ से कवर करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो भारत मोदी जी ने कहा कि भाई इसको यूएनओ के जो समुद्री अधिकार क्षेत्र है यूनाइटेड नेशंस उसके तहत हल किया जाए। आसियान के विभिन्न क्षेत्रीय और आर्थिक ग्रुप जैसे IMF, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस की इन्होंने प्रशंसा की। अब इन्होंने आसियान के अंदर भी जो 10 देश है ना, उनमें से कुछ देशों ने मिलकर छोटे छोटे ग्रुप्स बना रखे हैं, आर्थिक सहयोग के लिए ग्रुप्स बना रखे हैं। तो ऐसे क्षेत्रीय ऐसे ग्रुप्स की इन्होंने प्रशंसा की और कहा कि भैया भारत को भी इसमें शामिल कर लो, ठीक है ना, क्योंकि भारत को इसमें शामिल कर लो। मोदी जी ने कहा कि भारत के साथ तुरंत पूंजी के क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौता किया जाए, ठीक है। मोदी जी ने म्यांमार की प्रशंसा की और उसे गेटवे ऑफ आसियान की संज्ञा थी। तो किसको दी? म्यांमार को गेटवे ऑफ आसियान की संज्ञा दी। किन्होंने दी? मोदी जी ने। नवंबर 2015 में भारत आसियान की 13वीं शिखर बैठक मलेशिया में हुई। मोदी जी ने निम्न बातों पर बल दिया: दक्षिण चीन सागर वही शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए, समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, युवाओं के मध्य सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, गैर परंपरागत ऊर्जा, कृषि, पर्यटन में मध्य के जो दोनों के मध्य में क्या सहयोग पर बल दिया जाए। मोदी ने 2014 में ने पाई ते सम्मेलन में एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को क्रियान्वयन की घोषणा दी। तो कहाँ में? 14 में ने पाई ते में। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है पीजीटी से लेकर नेट तक के एग्जाम में। अब उसके बाद 17वां शिखर सम्मेलन वियतनाम में कब हुआ? 12 नवंबर 2020 को हुआ। ये सम्मेलन वर्चुअल मोड से हुआ क्योंकि उस समय कोविड वगैरह का बड़ा वो चल रहा था। 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 28 अक्टूबर 2021 को कहाँ हुआ? ब्रुनेई में हुआ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मुद्दे क्या थे? दक्षिण चीन सागर पे वार्ता करना, आतंकवाद और अफगानिस्तान पे चर्चा हुई, कोविड-19 महामारी पर चर्चा हुई, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। और 2022 को क्या? भारत आसियान वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है ना। कितने वर्ष हो जाएंगे? 30 वर्ष हो जाएंगे। 30वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, वर्षगांठ, ठीक है ना, 30वीं वर्षगांठ। अब 19वीं आसियान आर्थिक ये कहाँ 2022 में कहाँ पे हुई भैया? कंबोडिया में हुई। कहाँ हुई? कंबोडिया में हुई। कहाँ पे हुई? कंबोडिया में हुई 2022 के अंदर, 16 सितंबर 2022 को, ठीक है ना। सीएम रिप सिटी, कौन सी सिटी? सीएम रिप सिटी कंबोडिया में आयोजित हुई। तो कहाँ हुई? कंबोडिया में। ये कंबोडिया याद रख लेना, ये सीएम रिप नहीं पूछ, इस तरह से नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछ लिया जाता है, शहर पूछ लेता है तो कंबोडिया शहर थी, ठीक है ना। कंबोडिया वर्तमान में आसियान का अध्यक्ष है, ठीक है। बैठक में सह अध्यक्षता वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और कंबोडिया के वाणिज्य मंत्री पान सोरासाक ने की थी, ठीक है। तो ये याद रखना, याद रहे तो ठीक, इतना डीप नहीं पूछता है कभी भी। मंत्री ने नोट किया कि भाई आसियान और भारत में व्यापारिक और आर्थिक संबंध कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उभरने लगे हैं। मतलब एक समय था कि जब कोविड-19 आया था तो उसके बाद भारत आसियान के बीच में व्यापार वगैरह और आर्थिक संबंध जो थे वो काफ़ी कम हो गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? जैसे जैसे अब धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, ठीक है। भारत और आसियान में बीच दो तरफा वर्ष दर के आधार पर इतने से बढ़ के अब कितनी हो गई है? 2021 में इतना $1 बिलियन तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये
एक अच्छा वो है कि भाई कोविड से आगे बढ़ते हुए व्यापार धंधा आगे बढ़ा, ठीक है, व्यापार आगे बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। तो ये निम्नलिखित विचार, ये क्वेश्चन भी, ओहो देखो भैया कितनी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन भी आ गए यहाँ पे। इन पे विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, अमेरिका, उपरोक्त में कौन सा आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया इसका पड़ोसी है, क्या है, पड़ोसी है, पड़ोसी है, तो ये है। कनाडा ये नहीं है दोस्तों, कनाडा नहीं है, ये कनाडा नहीं है। चीन है, A+3 के तहत है कि नहीं है। भारत A+1 के साथ है कि नहीं है। और जापान A+3 के साथ है कि नहीं है। अमेरिका एक आसियान +1 के साथ है कि नहीं है ना। हमने चर्चा की थी। कनाडा नहीं है। और कौन नहीं है, यूरोप के देश नहीं है, यूरोप के देश नहीं शामिल हैं। और कौन, दक्षिण अफ्रीका, क्या बोलते हैं, अफ्रीकी देश नहीं शामिल हैं, ये देश शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो आप याद रखना ये सारी बातें, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6। क्या पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया है, नहीं, 1 3 4 5, 1 3 4 5, ये होगा, ये है, ये उत्तर सबसे ज्यादा समीप है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया है ही है, 1 3 4 5, ये तो ये इसका उत्तर ये होगा। कायदे से 6 भी होना चाहिए था, लेकिन इसके संग 6 के संग मुक्त व्यापार समझौता नहीं हुआ है। क्षेत्रीय व्यापक, अब इसका तो उत्तर भी आपको लोगों को यहीं पे मिलेगा। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी शब्द अक्सर देशों के एक समूह के मामले के संदर्भ में समाचारों में दिखाई देने वाली वार्ता है, जिसमें निम्नलिखित किसके रूप में जाना जाता है। तो ये आसियान के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। आर्थिक साझेदारी शब्द अक्सर देशों के एक समूह के मामले में, ठीक, सबसे पुराना संगठन है ये। तो ये इसका ये उत्तर है, देख लेना आप। अभी देख लो, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और न्यूजीलैंड, ठीक है ना। और भारत के संग तो हो ही रखा है ना। इस ये वाला आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर किसका किसका नाम लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संग मुक्त व्यापार पे इन्होंने हस्ताक्षर किया है, अमेरिका के संग नहीं किया इन्होंने, ठीक है। अमेरिका के संग हो सकता है, अब क्यों नहीं किया या जो भी है, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के संग मुक्त व्यापार किया है इन्होंने, ठीक है। चीन के साथ किया है, भारत के साथ किया है, जापान के साथ किया है। तो इस वजह से ये सही उत्तर है, ठीक है ना। 6 नहीं है इसके अंदर, ये गलत है, ठीक है। तो ये सारी ये है, सही उत्तर है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा। आसान नहीं होता है अपना। तो अगर आपको आपने देखा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजिए, ठीक है ना। कि जितनी जल्दी अगर मैं 1000 सब्सक्राइबर कर लूँगा ना, फिर मेरा लाइव ऑप्शन चालू हो जाएगा, और लाइव में पढ़ाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा मज़ा आता है, ठीक है ना। और दूसरा, कमेंट कीजिए और बताइए कि भाई अगली यूनिट कौन सी होनी चाहिए, अगली यूनिट कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी बताइए, ये भी बहुत ज़रूरी काम है। तो दोस्तों के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। गुड नाइट।